बांग्लादेश घुसपैठियों को भारत के अंदर भेज ही नहीं रहा है, लेकिन जो इलीगल बांग्लादेशी हैं हज़ारों की तादाद पे, उनको वापस भी नहीं ले रहा है। बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड्स जो हैं वो उल्टा इंडियन आर्मी और बीएसएफ के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को भीख मिल रहा है। अजरबैजान $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और चाइना ने वापस $3 बिलियन का लोन भी दिया है। इलॉन मस्क ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ चुका है। अब वो क्यों छोड़ा है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। और इतना ही नहीं, यूएस के कोर्ट ने ट्रंप को भाई थप्पड़ मार दिया ये टैरिफ के ऊपर। और भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बारे में भी यूएस कोर्ट के अंदर डिस्कशन हुआ। अब वो क्या हुआ वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की जो एक्सपोर्ट्स है $1 ट्रिलियन टच हो चुकी है। जापान जो है अब साउथ ईस्ट एशिया में यूएस को रिप्लेस कर रहा है, जी हाँ, वेपन सप्लाई के अंदर। और बहुत सारे आज अपडेट्स हैं मेरे पास। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है, वो लोग कुछ घुसपैठियों को भारत के अंदर एड कर रहे थे, जैसे पाकिस्तान करता है। जैसे पाकिस्तान कवर फायर देता है और टेररिस्ट को भारत के अंदर भेजता है, उसी तरह बीजीबी जो है भारत के अंदर कूच बिहार में, सीताकुची ब्लॉक में, कूच बिहार में यह हरकत कर रहा था। 3 लोकेशंस पे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ है आज। भारत के बीएसएफ ने रोक दिए हैं ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट। उनमें से एक की अगर मैं बात करूं, जो जिसमें 13 बांग्लादेशी इन्वॉल्व थे, वो दरअसल बॉर्डर क्रॉस करके सीताकुलची का जो एरिया है वहाँ पे वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गए थे। तो हमारे जो 78th बटालियन जो है बीएसएफ के, उन्होंने उनको पकड़ लिया वहाँ पे। और पकड़ के जो नो मैन्स लैंड होता है ना, ज़ीरो लैंड जो दोनों देशों के बीच में होता है, वहाँ पे उनको धकल दिया। अब क्या हुआ उसके बाद में, बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हम इनको वापस नहीं लेंगे। भाई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो भारत के अंदर आ रहे थे, उनको पकड़ के अगर बीएसएफ उनको वापस भेज रहा है तो बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड मना कर रही है। तो उनका एक्चुअल में इंटेंशन क्या है। अब यहाँ पे ये तो एक था। अब दूसरी घटना ये हुई है कि पश्चिम सिंघाभरी गांव के अंदर, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे जो भारत के 157 बटालियन जो थे बीएसएफ के, उन्होंने उनको देख लिया, क्योंकि जो लोकल गांव वाले हैं भारत के साइड में, उन्होंने अलर्ट कर दिया। और उन्होंने, अभी यहाँ पे बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ देखने को मिली। बीजीबी के जो लोग हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के जो लोग हैं, वो खुद एस्कॉर्ट कर रहे थे लोगों को, जी हाँ, पकड़ के वो खुद एस्कॉर्ट करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलाउ कर रहे थे भारत के अंदर। तो यहाँ पे भारत के जो 57 बटालियन है बीएसएफ के, उन्होंने वापस वहाँ पे रोक दिया। और इनफैक्ट ये वही लोकेशन है जहाँ पे फेंसिंग करने पे भी बीजीबी ने ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया था बीएसएफ को। तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस पे यहाँ पे घुसपैठ की कोशिश हुई। एक और लोकेशन ये था धराला रिवर के पास, सलबारी विलेज सीताकुलची में ही था। एक थर्ड अटेम्प्ट भी हुआ जहाँ पे बीएसएफ ने अटेम्प्ट को रोक दिया। तो भाई यहाँ पे मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो रहा है, और एक बहुत बड़े स्केल पे बांग्लादेश के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे। वो कैसे, अब आप पूछोगे भाई। वो इसलिए क्योंकि भारत के अंदर माना जाता है कि 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी मौजूद है, 2 करोड़, ठीक है। और ये पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट में निकला था। अब क्या हुआ कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, सारे पूरे देश में से बांग्लादेशी इलीगल जो है, जिनके पास कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर हम भेज रहे हैं वापस बॉर्डर पे, ठीक है। और जब भारत इन लोगों को बांग्लादेश की तरफ पुश कर रहा है, तब बांग्लादेश साइड से अभी स्टेटमेंट आया है। उनका जो ब्रिगेडियर जनरल नज़ीम उद दौला नाम का जो है, उनका जो डीजी है मिलिट्री ऑपरेशन का, उन्होंने बोला कि भाई भारत जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स को पुश इन कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। मतलब भारत बांग्लादेश के अंदर इलीगल लोगों को भेज रहा है, ऐसा बांग्लादेश का जो मिलिट्री ऑपरेशंस का डीजी वाला बोल रहा है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर भेजते हैं, और बाद में जब हम उनको वापस करते हैं तो हमको बोलते हैं वो कि भाई ये हम घुसपैठ कर रहे हैं भारत बांग्लादेश के अंदर। तो मतलब इतनी रिडिक्युलस आर्ग्यूमेंट बांग्लादेशी साइड से हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 30 अप्रैल तक 100 बांग्लादेशी इलीगल को, बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड को हमने हैंड ओवर किया था, लेकिन
बांग्लादेश की मीडिया मीडिया जो है उनका ये मानना है कि 800 इंडिविजुअल को भारत ने अभी तक तड़ीपार किया है वहाँ पे। और यहाँ पे जो पकड़ पकड़ के मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद से इलीगल बांग्लादेश को हम पकड़ पकड़ के भेज रहे हैं, वो सारे लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं है बॉर्डर पे। तो वो जब हम भेजने की कोशिश करेंगे तो बांग्लादेश उनको नहीं लेने वाला है, ये इंडिकेशन दे रहे हैं। जी हाँ। तो जो रिपोर्ट अभी आ रही है लाल मोनियर घाट से, वहाँ पे जो डेली स्टार है बांग्लादेश की, उन्होंने भी ये बोला है कि बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो अब ये बोलने लगे हैं कि भारत जो है वो लोगों को बांग्लादेश के अंदर पुश कर रहा है। उनका जो सरवार तुषार करके एक लीडर है नेशनल सिटी पार्टी का, उसने न्यू एज को बोला है कि भाई भारत जो है वो लोगों को इलीगली भेज रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो यहाँ पे बांग्लादेश कुछ बहुत ही अजीब चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। अभी इनमें से कितने टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट हैं या क्रिमिनल्स हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है। यूनस सरकार के आने के बाद आई विल वांट टू रिमाइंड यू कि बहुत सारे टेररिस्ट को जेल से छोड़ दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। अब ये जो इलीगल लोगों को ये लोग घुसा रहे हैं भारत के अंदर, क्या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या वो टेररिस्ट हैं? सबसे बड़ा स्टोरी आज का ये भी है कि इलॉन मस्क जो है अचानक अब बोल रहा है कि भाई मुझे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर जाना है। अब ये अचानक हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन दरअसल उसने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसने बोला कि भाई माय शेड्यूल टाइम एज स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्स टू एंड। मतलब उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि भाई वो तो पहले से ही डिसाइडेड था कि मेरे को तो जाना ही था इतने टाइम फ्रेम में। कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से इलॉन मस्क ने ये कदम उठाई है। एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ट्रंप ने जो अभी बिग ब्यूटीफुल बिल अनाउंस किया था, जहाँ पे ट्रंप ने बहुत सारे टैक्स कट्स भी किए, ठीक है। एट द सेम टाइम उसने फिस्कल डेफिसिट जो है वो और बढ़ा दिया, यूनाइटेड स्टेट्स का डेट जो है वो और बढ़ा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को कहीं ना कहीं, जो इलॉन मस्क की मोटिवेशन थी डॉज को ज्वाइन करने का, वो कहीं ना कहीं हिट कर दिया। क्योंकि एक मेन स्टेटेड गोल डॉज का ये भी था कि करप्शन को हटा के जो यूएस की डेट है उसको कम करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम उल्टा ही चाल कर लिया। तो इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि भाई जो बिग एंड ब्यूटीफुल है वो बिल जो है, जो ट्रंप बोलता है, वो या तो बिग होगा या ब्यूटीफुल होगा, दोनों नहीं होगा। तो ये बात इलॉन मस्क ने बेसिकली बोला है। तो कहीं ना कहीं ओपन डिसएग्रीमेंट यहाँ पे था। और इलॉन मस्क बेसिकली ना थोड़ा सा तंग आ चुका था। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में भी वॉशिंगटन पोस्ट को बोला कि जो ब्यूरोक्रेसी है यूएस के अंदर वो इतना ज़्यादा ख़राब था, जो इलॉन मस्क एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा ख़राब है यूएस की ब्यूरोक्रेसी। मतलब मान लीजिए हमको लगता है इंडिया की ब्यूरोक्रेसी जो है वो ख़राब है, लेकिन इलॉन मस्क बोल रहा है कि भाई उसने जो एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा ख़राब है यूएस की ब्यूरोक्रेसी। तो वो भी एक रीज़न माना जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है ना, डॉज का जो टारगेट था ना, $2 ट्रिलियन सेव करने का था, ठीक है, इनिशियल टारगेट। उस टारगेट को बाद में कम करके $1 ट्रिलियन वेस्टेज सेव करने का बनाया गया था, ठीक है। जब इलॉन मस्क ने देखा कि यूएस की ब्यूरोक्रेसी इतनी गंदी है, उसने 2 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन में कम कर दिया टारगेट। फिर बाद में जब उसने देखा कि भाई बहुत ही ख़राब हालत है यूएस की ब्यूरोक्रेसी की, फिर वो 1 ट्रिलियन से 150 बिलियन तक लेके आ गया टारगेट वेस्टेज कम करने का। तो भाई इतना बड़ा क्लाइम डाउन, जो बंदा $2 ट्रिलियन सेव करने की बात कर रहा था 150 बिलियन तक पहुंच गया। और जो बंदा ये बोल रहा था कि मैं 12% टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फायर कर दूंगा, मतलब 2,88,000 गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट पोजीशंस को मैं फायर कर दूंगा, वो मात्र 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही निकाल पाया। तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे ना डॉज का, वो मीट नहीं हुआ। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि इलॉन मस्क थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। और डोनाल्ड ट्रंप जो टारगेट फोकस्ड बंदा है, एटलीस्ट दिखाता है कि वो है, उसने देखा कि भाई जो इस बंदे ने एम किया है वो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इलॉन की जो बिज़नेस है ना वो कुछ खास नहीं चल रही है। मतलब अभी जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें इलॉन मस्क की जो कंपनीज हैं उनकी जो प्रॉफिट है वो 71% डाउन हो गया फर्स्ट क्वार्टर में। यूएस के जो फर्स्ट क्वार्टर है उनका जनवरी टू मार्च होता है, तो वहाँ पे 71% की गिरावट आ गई प्रॉफिट के अंदर। और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स
का लॉस हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जो सब्सिडीज़ थी वो भी हटा दिया, $7,500 के आसपास जो थी वो भी हटा दिया। तो इलॉन मस्क के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था। एक तरफ इलॉन मस्क बोल रहा है कि भाई गवर्नमेंट का हम जो रिजर्व्स है वो बढ़ाएंगे, डेब्ट कम करेंगे, राइट। और दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो इलॉन मस्क की कंपनीज को हर्ट कर रहा था ये सब्सिडीज़ वगैरह हटा के। तो ये भी एक रीज़न ऐसा माना जा रहा है कि उसके बिजनेसेस नहीं चल रहे थे। और इनफैक्ट मजाक में इलॉन मस्क ने एक बार बोला भी था कि उसकी जो डॉज पोजीशन है वो चीफ नथिंग ऑफिसर का था, तो ये उसने मजाक भी किया था। तो कुल मिला के इलॉन भाई अभी डॉज से हो गए हैं बाहर, क्योंकि वो सिस्टम को चेंज करने निकला था और सिस्टम ने उसको ही चेंज कर दिया। ये सुन के मुझे इंडिया की याद आ रही है कि भाई भारत के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स आके गए जो सिस्टम को चेंज करने गए और खुद ही चेंज हो गए। अब आप जानते ही हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दिल्ली में एक बंदा था, मफलर पहनता था, उसने भी सिस्टम चेंज करने की बात की। अब सिस्टम ने ही उसको इतना चेंज कर दिया कि आज वो, खैर वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किसी और दिन बात करेंगे। तो यहाँ पे यूएस कोर्ट में एक बहुत बड़ा घटना हो गया भाई कि भारत का जो सीज फायर था पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत को, उसके रिलेटेड यूएस कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा हल्ला हो गया। अब वो क्या हो गया वो अभी हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे जो यूएस की जो कोर्ट है, न्यूयॉर्क की एक कोर्ट है, उसमें केस चल रहा था कि ट्रंप ने जो टैक्सेस लगाए 2 अप्रैल को, जो टैक्सेस अनाउंस किए, वो टैक्सेस जो है लिबरेशन डे प्लान के अंडर जो चाइना और यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाए थे वो इलीगल है। ये न्यूयॉर्क बेस्ड कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने रूल किया है। उन लोगों ने ये बोला कि भाई यूएस की जो प्रेसिडेंट है, उस उनकी जो पावर है, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट ऑफ 1977 आईईईपीए, जिसके अंडर ट्रंप ने ये एक्शंस लिए जस्टिफाई करके, जो टैरिफ्स वगैरह है ना, ये जो टैरिफ वगैरह जो ट्रंप ने लगाए हैं, ये सब आईईईपीए के अंडर उसने किए हैं। तो ये जो कोर्ट है उसने ये बोला कि भाई ये जो एक्ट है ये इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स के लिए सूटेबल है। मतलब जब कोई नेशनल इमरजेंसी होती तभी ही यूज़ करना होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मन किया कि इस देश के ऊपर टैरिफ लगाना है तो ये इमरजेंसी पावर्स को यूज़ की जाए। तो ये कोर्ट ने ये रूल किया कि ट्रंप जो है उसके पास पावर ही नहीं है ये इकोनॉमिक एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो उसने, कोर्ट ने पूरी तरीके से ट्रंप को यहाँ पे घेर लिया था। और व्हाइट हाउस का जो स्पोक्स पर्सन था, कुश पटेल है व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, सो कॉल्ड इंडियन ओरिजिन के हैं, उसने कहा कि भाई ये जो ट्रेड डिफिसिट्स है वो एक्चुअल में नेशनल इमरजेंसी ही है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई ट्रेड डेफिसिट है वो नेशनल इमरजेंसी है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आई पे का एक्ट को यूज़ किया। और इसलिए उसने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया टू रिस्टोर अमेरिकाज ग्रेटनेस। तो मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो इमरजेंसी हो गया, तो बहुत ही शेडी क्लॉज था। तो इसी पॉइंट पे वो जज ने बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ट्रम्प को अभी वो अलाउ नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक, ठीक है, अभी इसने ट्रम्प के इमरजेंसी पावर को इसने जो किया उसको डिफेंड किया, ठीक है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि डेमोक्रेट रूल्ड स्टेट्स हैं, 12 डेमोक्रेट रूल्ड स्टेट्स। मतलब आप लोग सब लोग को लगता होगा ना कि रिपब्लिकन्स इंडियंस को फेवर करते हैं, राइट। तुलसी गब्बार्ड, काश पटेल और अभी ये कुश देसाई, ये सारे लोग इंडियंस हैं, वीपी भी इंडियन है। लेकिन गलत है, अभी हमको जो देखने को मिल रहा है कि भाई रिपब्लिकन्स तो ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो 12 डेमोक्रेट लेड स्टेट है उन लोगों ने ट्रंप को अपोज किया भारत के ऊपर सैंक्शंस करने के लिए। जी हाँ, जो 12 डेमोक्रेट लेड स्टेट है उन लोगों ने भारत के ऊपर जो 26% ड्यूटी लगा था इंडियन इंपोर्ट्स पे, उसको अनलॉफुल और आर्बिट्री कहा है रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट। तो क्या डेमोक्रेट्स अब भारत को सपोर्ट करने लगे हैं सडनली? हो सकता है, क्योंकि इसके बाद में जो हुआ वो अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। लुटनिक जो है, जो रिपब्लिकन है, जो ट्रम्प का सपोर्टर है, उसने कोर्ट में बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर अभी हुआ था उसका जो जब सीज फायर कराना था तो दोनों देश न्यूक्लियर ब्रिंक पे पहुंच गए थे। तो तब ट्रंप ने उनको ट्रेड का एक्सेस दे के सीज फायर करवाया, ठीक है। ये लुटनिक ने एक्चुअली कहा है कोर्ट में। और इमीडिएटली कोर्ट ने लुटनिक के बयान को अपोज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि भाई ये ग्राउंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर को यूएस कोर्ट में भारत के अगेंस्ट सैंक्शंस क्यों लगाए वो जस्टिफाई करने के लिए यूज़ किया।
तो इस लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप गिर चुका है और रिपब्लिकन्स एक एंटी इंडिया एंटिटी बन चुके हैं इस समय यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और अनएक्सपेक्टेडली, जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, डीप स्टेट इन्फ्लुएंस डेमोक्रेट्स जो हैं वो भारत का केस लड़ रहे हैं यूएस के कोर्ट के अंदर। एनीवेज, मीनवाइल अजरबैजान, भाई एक पाकिस्तान ने नया बकरा ढूंढ लिया है, मैं ऐसे बोलूँगा। अजरबैजान एक नया बकरा है पाकिस्तान के लिए। $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने, इल्हाम अलीयेव ने। और ये अनाउंसमेंट एक समिट में किया गया था जो अजरबैजान में हो रहा था। तो ये नया बकरा जो है अलीयेव, इसको पता नहीं है शायद इन पाकिस्तानियों की फितरत कि पैसा वापस मिलेगा नहीं। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा। और इतना ही नहीं, चाइना भी पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट $3 बिलियन का लोन दे रहा है। जी हाँ, एक बूस्टर शॉट दे रहा है चाइना पाकिस्तान को। और ये जो $3 बिलियन है, जो उसकी डिटेल्स जो हैं वो मेरे सामने है। तो ये एक्चुअली $3.7 बिलियन चाइना दे रहा है पाकिस्तान को। और ये चाइनीज़ करेंसी में दे रहा है। चाइना डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ चाइना और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, आईसीबीसी, ये लोग दे रहे हैं पाकिस्तान को। और ये जो लोन है ये पाकिस्तान की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको मेंटेन करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आईएमएफ ने जो टर्म्स रखे थे पाकिस्तान के लिए, उसमें से एक था कि पाकिस्तान को $14 बिलियन का मिनिमम फॉरेक्स रिजर्व रखना चाहिए था। भारत का बाय द वे $678 बिलियन है। ठीक है, पाकिस्तान का $14 बिलियन मिनिमम रखने के लिए कहा है। अब पाकिस्तान का तो $10 बिलियन भी नहीं है फॉरेन रिजर्व। इनफैक्ट 6-8 महीने पहले तक तो उनके $2 से $3 बिलियन पे पहुंच गया था फॉरेक्स रिजर्व, जब सऊदी ने उन्हें पैसा दे के, थोड़ा सा पॉकेट मनी दे के थोड़ा बढ़ाया था। तो अब पाकिस्तान के पास ऑलमोस्ट कुल मिला के माना जा रहा है कि 10 बिलियन के आसपास है। तो ये जो चाइना चाइना जो दे रहा है $3.7 बिलियन, इससे क्या हो रहा है कि भाई इससे जो $14 बिलियन का कैप है वो थोड़ा सा दे रहा है। तो यहाँ पे ये भीख जो है पाकिस्तान को कंटिन्यूसली मिलते जा रही है। यहाँ पे अजरबैजान $2 बिलियन दे रहा है और चाइना भी उनको दे रहा है। तो पाकिस्तान, अजरबैजान और टर्की का एक ट्राइलैटरल समिट हुआ था जहाँ पे एर्दोगान और इल्हाम अलीयेव थे। तो उन्होंने इस समिट के अंदर बहुत सारे डिस्कशंस किए। कोई मेजर बहुत बड़ा ट्रेड डील तो इसके अंदर अनाउंस नहीं हुआ ये 2 बिलियन के अलावा। लेकिन एक स्टेटमेंट ज़रूर शहबाज शरीफ ने दिया है। उसने दिया, बोला है कि भाई तीनों देश जो हैं वो काराबाख, कश्मीर और नॉर्दर्न साइप्रस इश्यूज़ में एक ही पेज में है। सॉलिडारिटी मतलब जो एक एक्सेस हमें बनते हुए दिख रहा है, जहाँ पे काराबाख जो है, जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जो काराबाख जो है उसका जिक्र यहाँ पे पाकिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उसने कहा। और उसने कश्मीर का बात किया और उसने नॉर्दर्न साइप्रस की बात की, जो टर्की का जो इशू है। भारत भी गेम खेल रहा है। पिछले हफ्ते आर्मेनिया का जो सिक्योरिटी काउंसिल के लोग हैं वो जाके वो दिल्ली आए थे। जी हाँ, दिल्ली आर्मेनिया की सिक्योरिटी काउंसिल आई थी और आके किससे मिले? अजित डोवाल से मिले। तो ये जो मीटिंग हुआ अजरबैजान और पाकिस्तान और तुर्की का, ये उस मीटिंग के बाद में हुआ। तो माना जा रहा है कि अजित डोवाल के साथ जो डिस्कशन हुआ आर्मीनिया की सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें जंगजूर कॉरिडोर की बातें हुई। जंगजूर कॉरिडोर के बारे में मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। सर एक छोटी सी स्नैपशॉट दे देता हूँ। जंगजूर कॉरिडोर जो है वो टर्की और अजरबैजान के बीच में आता है। अगर अजरबैजान जो है वो उसको कट ऑफ कर लेता है तो ईरान और आर्मीनिया का जो रूट है वो कट ऑफ हो जाएगा और आईएनएसटीसी डेंजर में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक ईरान के साथ भी एक आंकड़ा टेढ़ा है। अगर आप सोचेंगे अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान के समिट में ईरान क्यों नहीं आया, उसका ये भी एक रीज़न है कि ईरान की इनके साथ बनती नहीं है। मज़े की बात यह है कि अजरबैजान के रिलेशंस इसराइल के साथ काफ़ी अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान रिकग्नाइज भी नहीं करता इसराइल को। अब यहाँ पे भारत आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा वेपन सप्लाई कर रहा है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले आकाश तीर के कुछ मिसाइल्स भी भारत ने डिलीवरी किए थे। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठा है। टर्की पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है तो क्या हुआ, भारत भी आर्मेनिया को पूरी तरीके से सप्लाई कर रहा है वेपन्स। तो कहीं ना कहीं टर्की जो है ना, इसलिए उसकी जल रही है। अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक छोटा सा क्लैश हुआ, एक कंबोडियन सोल्जर मारा गया, लेकिन अभी वो मैटर सुलझा दिया गया है। वो इतना कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, एक छोटा सा क्लैश था, हुआ है। भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $1 ट्रिलियन रीच करने वाले थे पिछले साल। ऑलमोस्ट 25 बिलियन डॉलर्स थे, अभी 1 ट्रिलियन टच करने वाले हैं।
ऑपरेशन सिंदूर का जो के बाद ऑपरेशन शील्ड, जो मैंने मेरे कल के वीडियो में बताया था, उसका जो मॉक ड्रिल्स हैं गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में, वो कल होने वाले हैं, मतलब 30 तारीख को होने वाले हैं। तो भाई 30 तारीख को ये होने वाला है, और पाकिस्तान में एज़ यूजुअल डर का माहौल है, सोशल मीडिया में काफ़ी हलचल हो रही है। एयर रेड सायरन्स मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा मॉक ड्रिल के अंदर क्या क्या होता है, तो ये ड्रिल्स होने वाले हैं कल। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ना थोड़ा एज पे रख रहा है ये। चाहे सोशल मीडिया में आप जो चाहिए बोल लीजिए, लेकिन डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है इस बार। भले अटैक ना हो, लेकिन या हो भी सकता है, किसको पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो एनिमी है उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगी। अब रशिया ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया भाई। रशिया ने बोल दिया कि जो जर्मनी का जो नया चांसलर है मर्स फ्रेडरिच, उसने ये बोला कि भाई यूक्रेन के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो पाबंदी लगाया था, ठीक है, ईयू ने, वो हम हटा देंगे। ठीक है, मतलब यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूज़ कर सकता है, और जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल्स सप्लाई करने वाला है। ठीक है, ये जो टॉरस मिसाइल्स हैं इनके रेंज 500 किलोमीटर्स के होते हैं। तो एक एक तरफ ये टॉरस मिसाइल सप्लाई करने की बातें हो रही हैं, दूसरे तरफ ये जो सैंक्शन है यूक्रेन के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ना यूज़ करने के लिए, उसको हटाया जा रहा है। तो रशिया के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि भाई अगर अगर टॉरस मिसाइल, जर्मन मिसाइल्स अगर रशिया के अंदर यूज़ की जाएंगी, तो रशिया मतलब मॉस्को के ऊपर यूज़ की जाएंगी, तो रशिया बर्लिन के ऊपर हमला करेगा। जी हाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं। और ये कमेंट्स जो है ना, वो मेदवेदेव का नहीं है जो पागल है जो बोलते रहता है, मेदवेदेव ने नहीं दिया, ये क्रेमलिन के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन डिमित्री पेस्कोव ने बोला ये बात। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ये जो टॉरस मिसाइल्स होते हैं ना, मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, इनको चलाने के लिए जर्मन सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूक्रेनियन सोल्जर्स इस समय ट्रेंड नहीं हैं इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए। तो अगर जर्मन सोल्जर्स ऑपरेट करने वाले हैं टॉरस मिसाइल्स को, तो इसका मतलब जर्मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और ये मिसाइल्स अगर मॉस्को टच किए तो रशिया बर्लिन के अंदर रशियन मिसाइल्स दागेगा। ये चीज़ क्रेमलिन के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया है। और ये स्टेटमेंट को हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा मेदवेदेव ने नहीं बोला ये बात, ये उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है। लेकिन अभी भी जर्मनी के अंदर थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आ रही है कि ये मिसाइल्स नहीं भेजे जाएंगे, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है, जहाँ पे जर्मनी ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता जर्मनी के अंदर इतनी हिम्मत है इस समय कि टॉरस मिसाइल्स भेजें यूक्रेन को, बट विल हैव टू कीप एन आई ऑन दैट। भारत S-400 के एडिशनल बैटरीज को खरीदने वाला है, ऐसा न्यूज़ आ चुका है। जी हाँ, रशियन एनवॉय ने बोला है कि भाई भारत S-400 के एडिशनल बैटरीज खरीदने के लिए रशिया के साथ बात कर रहा है, और ये कॉन्वर्जेशंस काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, ऐसा भी माना जा रहा है। ये उस टाइम पे न्यूज़ आ रहा है जिस टाइम पे भारत अपनी खुद की S-400 रिप्लेसमेंट कोशा को भी डेवलप कर रहा है, जो मात्र 2 साल के अंदर डिप्लॉयमेंट रेडी होने वाला है, कुशा। जी हाँ, तो पैरेलली भारत S-400 भी खरीद रहा है। तो भारत सिर्फ कुशा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, S-400 और आने वाला है। और ये जो रशिया के स्पोक्स जो डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल हैं, अलीपोव, जो सॉरी ये जो रशियन एम्बेसडर हैं भारत के, उन्होंने ये कहा है कि भाई भारत का जो यूसेज हुआ है रशियन इक्विपमेंट का पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, वो काफ़ी अच्छा है, सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन भी आ गया है। अगर भारत खरीद रहा है तो ऑब्वियसली इट वाज इफेक्टिव। कोई भी देश एक फेल्ड प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान वापस PL-15 मिसाइल शायद नहीं खरीद रहा है, क्योंकि इस बार वो टर्की से मांग रहा है। तो उसी तरह लेकिन भारत अपना वही डिफेंस पार्टनर से वही चीज़ वापस ऑर्डर कर रहा है। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल था। अब रशिया के लैवरोव ने जो 13th इंटरनेशनल मीटिंग फॉर हाई रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर सिक्योरिटी हो रहा है रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, जिसमें 100 कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स हैं, जहां अजीत दोवल जी भी जाने वाले थे जो इस समय हो रहा था, लेकिन अजीत दोवल जी बीमार हो गए हैं, ऐसा न्यूज़ में आया है। अब सच पता नहीं है, इसके वजह से वो नहीं जा रहे थे। तो ये जो समिट के अंदर लैवरोव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि रशिया के का भारत के साथ एक बड़ा सा सिविलाइजेशनल टाइज है, मतलब ग्रेट सिविलाइजेशनल टाइज है। और वापस उन्होंने वो वर्ड रिपीट किया, प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
भारत और रशिया के वर्ड को, तो थोड़ा सा एक रीइंफोर्समेंट यहाँ आ चुकी है। कोई नथिंग अलार्मिंग, बट एक रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। हमास का जो गाज़ा चीफ है मोहम्मद सिनवार, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है इसराइल ने। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि ये जो मोहम्मद सिनवार जो है, ये याया सिनवार का भाई था, जिसको पिछले साल उड़ा दिया था इसराइल ने, आपको अगर याद है। और इस इसके बाद में जो हमास की पूरी लीडरशिप को साफ कर दिया इसराइल ने। मोहम्मद दैफ, इस्माइल हनिये, याया सिनवार और मोहम्मद सिनवार, ये चार लोगों को इसराइल मार चुका है। तो जो पिछले साल तक जो सो कॉल्ड हमास का लीडरशिप था, वो सारे मारे जा चुके हैं इस समय। तो हमास कंप्लीटली डेसिमेट हो चुका है इस समय, लीडरशिप उसकी पूरी डेसिमेट हो चुकी है। तो मेजर ब्रेक थ्रू है ये इसराइल के लोगों के लिए। ये जो बंदा था ना जिसको मारा, इसको शैडो बुलाते थे वो, क्योंकि ये जो बंदा है ना, ये 2006 में जो एक इजरायली सोल्जर गिलाड शलित का अबडक्शन हुआ था, जिसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रिजनर एक्सचेंज डील हुआ था 2011 में, उसमें ये बंदा इन्वॉल्व था। और ये हमास का जो मिलिट्री विंग में ज्वाइन किया था 1991 से बंदा था, तो काफ़ी एक्टिव कैडर था। तो ये थे आज के अपडेट्स। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद।